नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया पाठ का वीडियो चैनल पे उपलब्ध हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो दिल्ली के बारे में, यानी कि दिल्ली आज जो हम वर्तमान में देखते हैं, जो हमारा जो देश है भारत, उसका जो राजधानी है वर्तमान में, उस दिल्ली का इतिहास क्या था? क्या आप लोगों को पता है कि उसका इतिहास क्या था? वहाँ के राजा कौन बने थे? और राजा बनने के लिए कितनी परिश्रम करना पड़ा था? और राजा कौन बने थे? कैसे बने थे? क्या वहाँ पर राजा बनने का क्या वहाँ पे शासन था? इन सब के बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे कि दिल्ली का सल्तनत कैसा हुआ था। वहाँ के जो शासक व्यवस्था था, वहाँ का जो शासन व्यवस्था था, वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो प्रजा थे, वो कैसे थे और वहाँ का जो रहन-सहन था, और दिल्ली इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया इतने कम दिनों में? इन सब के बारे में जो है आज इस पाठ में जानेंगे। ठीक है? मुझे बताना है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। अब देखिए दिल्ली जो है 12वीं से 15वीं शताब्दी तक जो है बहुत अन्य-अन्य शासकों के जैसे ये सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, उसके बाद अन्य बहुत भी शासक आए वहाँ पे। उसके बाद इल्तुतमिश हो गया, ठीक है? बहुत सारे आए, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब वो मुगल वहाँ पे मुगल का साम्राज्य आया, मुगल जब शासन हुआ, तो 1500 के बाद यानी कि 1526 के बाद जो है, जब पानीपत का युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो है मुगल का अपना शासन व्यवस्था वहाँ पे प्रारंभ हो गया। ठीक है? जब बहलोल लोदी के साथ जब पानीपत का युद्ध हुआ बाबर का, तो उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में फिर मुगल का साम्राज्य बन गया। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि दिल्ली जो है 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक उसका स्थिति कैसा था। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े व्यापारों, बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसी किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका पर नजर डालिए। पहली पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। इस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है? मांझी को देखकर दिल्ली एक कोहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। ठीक है? यही है दिल्ली एक कोहना। ठीक है? यही बहुत सारे नगर जो है वहाँ पे जब सल्तनत आया, वहाँ का जो शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, तो बहुत सारे शासक आए और वो अपना-अपना कार्यकाल में जो है अपने-अपने काम किए, ठीक है? और वहाँ पे दिल्ली में एक देहली वाला नाम का कोई सिक्का भी डाला जाता था। ये वहाँ पे एक प्रधान नियम था। देहली वाला नाम करके एक सिक्का भी वहाँ पे डाला जाता। अब देखिए यहाँ पे जो शासन है ना, ये तालिका दिया है। इस तालिका में दर्शाया गया है कि दिल्ली जो है किस किस के काल में शासन में आया। ठीक है? तो सबसे पहले आता है तोमर वंश। ठीक है? तोमर वंश के जो शासक हुए अनंगपाल। तोमर वंश का जो है कहा जाता है, तोमर वंश का जो शासन चला था वो 1165 तक चला था। ठीक है? आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी कि 1165 तक जो है उसका शासन व्यवस्था चला था, जिसमें एक प्रधान शासक वहाँ पे आए थे अनंगपाल, जिसका समय माना जाता है 1130 से लेकर 1145 तक जो है अनंगपाल का समय वहाँ पे रहा। फिर 1165 में पता नहीं कोई ऐसी युद्ध हुआ होगा या कोई ऐसा परिस्थिति हुआ होगा, जिसके बाद चौहान जो है दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसे हम चाहमान के नाम से जानते हैं या फिर जानते थे। वो जो है चौहान जो होते हैं, वो अपना स्थान वहाँ पे स्थापित कर लिया दिल्ली में, जिसके एक प्रमुख वहाँ के जो शासक हुए वो हैं पृथ्वीराज चौहान, जो कि 1165 में 1165 से 1192 तक माना जाता है चौहान का वहाँ पे साम्राज्य था। लेकिन 1175 से 1192 का जो काल है, जो कालावधि है, वो पृथ्वीराज चौहान का है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का 1191 में युद्ध हुआ था वहाँ पे
वो कौन था, मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी ही था ना जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान का 1191 में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे। लेकिन फिर जब वो 1 साल बाद लौटा युद्ध करने के लिए, तो उसमें जो है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पे परास्त किया, और 1192 में दिल्ली पर जो है मोहम्मद गौरी अपना शासन स्थापित कर लिया। और ये जो है ना मोहम्मद गौरी 1192, फिर 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक वहाँ जो शासन व्यवस्था था वो मोहम्मद गौरी के अनुसार ही कार्य करता था। फिर 1206 के बाद जो है तुर्की शासक, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, उसका शासन व्यवस्था वहाँ पे प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रथम शासक आए थे। ये जो तुर्की है इसे गुलाम इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है क्योंकि तुर्की शासक के ऊपर जो है गुलाम, यानी कि उसको गुलाम बना के रखे थे, तुर्क के इलाके को जो गुलाम बना के रखे थे वो थे मोहम्मद गौरी, और उसके ये सब गुलाम थे। जैसे आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, तो वहाँ पे मतलब एक रहता है ना, कौन, कटप्पा। कटप्पा हालांकि गुलाम नहीं है, लेकिन उसके पास बल है, वो सभी को परास्त कर सकता है, लेकिन फिर भी वो एक वादा किया है कि हम आपके गुलाम हैं, तो गुलाम है तो मतलब आप जो बोलेंगे वही काम करेंगे। इसी प्रकार से तुर्क शासक भी जो है वो गुलाम कहलाते थे, ठीक है? गुलाम कहलाते थे। वो बलवान थे लेकिन गुलाम कहलाते थे। क्यों गुलाम कहलाते थे? क्योंकि वो जो है गुलामी स्वीकार कर ली थी मोहम्मद गौरी की, इसलिए वो लोग जो है गुलाम कहलाते थे। जब इन्होंने गुलाम वंश जब दिल्ली पे कब्जा करने के लिए आए, तो दिल्ली के जो महत्वपूर्ण शासक वगैरह थे ना, छोटे-छोटे शासक, वो बोले कि भाई हम गुलाम वंश के शासन में रहेंगे, ऐसा हमसे ना हो पाएगा। तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन ये तुर्की शासक बहुत बलवान थे, इनके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी, हथियार सब ज़्यादा थे। तो इन्होंने जो है दिल्ली के जो शासक थे, छोटे-छोटे राजाओं, उनको परास्त करके दिल्ली पे अपना शासन जो है स्थापित किया, जिसमें प्रथम शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका कार्यकाल 1206 से 1210 माना जाता है। उसके बाद दूसरा कार्यकाल में आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 माना जाता है। फिर आता है रजिया सुल्तान, जिसका 1236 से 1240 माना जाता है। और फिर 1240 से 1266 तक कुछ गैप है, इसके बारे में कुछ अभी इतिहास में दिया नहीं है, और हालांकि मुझे भी ज्ञात नहीं है। फिर 1266 में जो है गयासुद्दीन बलबन जो है अपने हाथ में यहाँ का दिल्ली का शासन व्यवस्था लेते हैं, और 1287 तक जो है दिल्ली को अपने कब्जे में रखते हैं। फिर उसके बाद खलजी वंश यहाँ पे दिल्ली में आ जाता है, और उसका जो कार्यकाल है वो 1290 से 1320 तक है। इस कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे हुए, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक हुए अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1290 से 1296 तक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका 1296 से 1316 तक है। उसके बाद यहाँ जो है शासन व्यवस्था में आते हैं आपके खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड वही है, 1296 से 1316 तक है। फिर 1316 से 1320 तक 4 साल बीच में गैप रहता है। फिर 1320 में जो है तुगलक वंश यहाँ पे आक्रमण करते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, और बहुत ये एक तरह से बताया जाता है कि बहुत इनके पास शक्तिशाली भी ये बहुत थे। जिसमें प्रथम शासक हुए गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल माना जाता है 1320 से लेकर 1324। फिर 1324 में जो है मोहम्मद तुगलक यहाँ के शासन व्यवस्था में आए, जो 1351 तक यहाँ पे राज किए। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, जो कि 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली के शासन व्यवस्था को अपने कमांड में रखे। उसके बाद सैयद वंश जो है वो आता है, ठीक है? तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, जिसमें 14 से लेकर 1491 तक जो है सैयद वंश, 1451 तक सैयद वंश का कार्यकाल है, जिसमें खिज्र खां जो है उसका महत्वपूर्ण समय बताया जाता है कि 1414 से लेकर 1421 तक जो है खिज्र खान का वहाँ पे शासन व्यवस्था काम करता था। उसके बाद लोदी वंश आता है, जिसमें बहलोल लोदी आता है, इब्राहिम लोदी आता है। तो बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1451 से लेके 1489 तक है। उसके बाद इब्राहिम लोदी आता है, ठीक है? तो उसके बाद 1526 के बाद बाबर का जब पानीपत का युद्ध होता है, तो फिर बाबर जो है यहाँ पे मुगल सल्तनत स्थापित कर देता है। इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध करता है 1526 में, पानीपत का युद्ध, तो उसके बाद जो है यहाँ पे दिल्ली में मुगलों का शासन व्यवस्था हो जाता है। सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इतिहास तवारीख है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र क्या होता है? 13वीं सदी के इतिहासकार
फक ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। सही बात है, कोई भी राजा जब तक न्याय और सम्मान, वहाँ जो न्याय नहीं करेगा और सबके प्रति समानता भाव नहीं होगा, प्रजाओं की दुख ना समझेगा, तब तक प्रजा कैसे खुशहाल और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कवि रहते थे। जो तवारीख के लेखक थे वो विशेषकर शहर में ही रहते थे, यानी कि दिल्ली में ही रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपनी सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1244 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। हालांकि जो इल्तुतमिश की बेटी थी वो बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन सामान्य जो उसका नॉलेज है, ज्ञान जो है वो था उसके पास, शासन कैसे चलाया जाता है। लेकिन एक होता है ना समाज में भेदभाव कि महिला है, महिला कैसे शासन करेगी। तो जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रजा थे वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हम इनके शासन व्यवस्था में नहीं रह सकते हैं, महिला के शासन व्यवस्था में हम कैसे रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं। जिस कारण बस क्या हुआ कि वो जो है रजिया सुल्तान जो है 4 साल वहां पे शासन कर सका, और उसके बाद जो है वो चली गई, उसको हटा दिया गया। और 1240 के बाद जो है उसको हटा दिया गया। रजिया के विषय में मिन्हाज ए सिराज के विचार अत्यंत अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं ने क्या किया। देखिए मिन्हाज ए सिराज जो है एक लेखक थे, जो कि पिछले पार्ट में आपने देखा था। तो उनके अनुसार और जो भारत में मतलब शासिकाओं, शासक तो पड़े होंगे लेकिन शासिकाओं यानी कि महिला शासक कौन कौन थी, वो मिन्हाज ए सिराज जो दर्शाते हैं उन पर एक नज़र देते हैं। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। लेकिन वो पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, यानी कि 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी। देखिए आंध्र प्रदेश में जो है ना, आज से लगभग 13वीं शताब्दी में एक रानी हुई थी, जो वारंगल, ठीक है, वारंगल क्षेत्र में किसी काकतीय वंश की शासिका हुई थी, जिसका नाम है रुद्रमा देवी। उन्होंने किया था, मतलब 1262 से लेकर 1289 तक जो है उनका कार्यकाल है। माना जाता है किसी कहानी कथा से या कोई इतिहासकार की माना जाता है कि उनके जो पिताजी थे, वो जब वो जन्म ली थी रुद्रमा देवी, तो उनके पिताजी बताए थे कि ये लड़का है। हालांकि वो लड़की थी, लेकिन उसके पिताजी जो है सभी को बताया ये लड़का है, और रुद्रमा देवी को भी नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ। बाद में उसे जाके पता कि मैं तो स्त्री हूँ, और लड़का की तरह उनका हेयर स्टाइल सब कुछ लड़का की तरह किया गया था। और जैसे कि अभी आप देखें ना कि पुरुष होने का भ्रम पैदा किया गया था पूरे समाज में, पूरे प्रजागण में ये भ्रम था कि ये पुरुष है। ऐसा करके भ्रम पैदा किया गया था कि रुद्रमा देवी एक पुरुष है, ना कि एक महिला है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कश्मीर की रानी दिद्दा, कश्मीर की रानी दिद्दा की एक कहानी है। 980 से 1003 तक उनका जो है कार्यकाल माना जाता है। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अब दीदी से दिद्दा नाम उसका कर दिया, तो ये एक स्नेह या प्रेम के कारण हुआ होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कीजिएगा अपने शब्दों में इन तीनों को, जो आप पछे रदिया सुल्तान हो गया, या फिर रानी रुद्रमा हो गई, या फिर यहाँ पे दिद्दा या दीदी हो गया, इनके बारे में अपने विचार जरूर ही व्यक्त कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, आपसे अनुरोध है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक नज़र।
अब खलजी और तुगलक के वंश के अंतर्गत जो प्रशासन होता था उस पे एक नज़र जो है नजदीक से देते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम, देखिए गुलाम इतना बेटों से बढ़कर हो जाता था, ठीक है ना। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। सही बात है। जो योग्य और अनुभवी गुलाम होता है, जैसे आप देख लीजिए, अभी मैं आपको बताया बाहुबली मूवी का एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि वहाँ का जो गुलाम है कटप्पा, वो एक अनुभवी है, वो एक बहुत ही निपुण योद्धा है और एक शिक्षित योद्धा है, ठीक है, लेकिन वो गुलाम है, ठीक है। और गुलाम इसलिए वो इतने अच्छे हैं क्योंकि उनके पास एक बढ़िया नॉलेज है, बढ़िया ज्ञान है, ठीक है ना। और इसलिए वहाँ के जो, चाहे वो बाहुबली हो या फिर क्या नाम था उसका भाई का, जो भी नाम हो, भल्लाल देव, उस पे इतना विश्वास क्यों किया? हालांकि उस पे उतना विश्वास नहीं था कि तुम बाहुबली को मर्डर कर दो, लेकिन उस पे इतना विश्वास जरूर था कि हमारा गुलाम है, मार सकता है। लेकिन वही कोई अशिक्षित यदि होता, उसको बोलता आज के टाइम में गुलाम बना लो, किसी को देख लो गुलाम बना के, कोई 200 देगा तो कोई तीसरा बोलेगा कि हम 500 देंगे, तुम उसको ही टपका दो। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों का संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अधिकारी जन, अब देखिए मोहम्मद तुगलक जो है उसके अधिकारी जन जो है वो कैसे होते थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा जो पीड़ा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है, ठीक है। अब जियाउद्दीन बर्नी जो है उसके बारे में यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है, शासक की जो है अक्षमता जो है शासन व्यवस्था में, उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किए हैं। पहले वाले सुल्तानों को ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिकों सेवाओं को के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू करने, ठीक है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें।
जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य से राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों लिया बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर तथा घोड़ों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था, यहाँ तक कि गंगा के क्षेत्र भी। ठीक है। इस खाल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए थे, जैसे खुम्स, युद्ध से लूटे गए माल पर लगने वाले कर। इस धन का 1/5 भाग सुल्तान एवं 4/5 सैनिकों का होता था। जकात, यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जकात वसूला जाता था। जजिया, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में उसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया। ठीक है। मैदानी इलाके में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी कि बैठने में सुल्तान की जो सेना थी वो अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देशी मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल इसलिए नहीं प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीनिया पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों के सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। ठीक है। 1526 तक जो है सैयद लोधी वंश का राज्य रहा, जिसमें बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, खिजर खान सब आए थे, उन सब का शासन था। लेकिन 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी का बाबर के साथ, तो उसके बाद जो है मुगल के हाथ में क्या हुआ, दिल्ली का सत्ता चला गया, राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे एक नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल था तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी जो 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर अपने इतने उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, यानी कि जिसका 1530 से 1540
और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। यानी कि हुमायूं जो है, ठीक है, उसको जो है परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब बाबर बन गया तो बाबर का बेटा हुमायूं जो है दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा प्रारंभ किया। बाबर का एक शॉर्ट फुल पर मैं आपको बता दूं, बाबर आया पानी पिया, बाबर आया क्या है वहाँ पे, बाबर आया खाना खाया चाय पिया, बाबर आया खाना खाया चाय पिया पानी पी के, बाबर आया पानी पिया खाना खाया चाय पिया और फिर चला गया। तो बाबर आया पहले, ठीक है, पानी पिया, पानी यानी कि पानीपत का युद्ध किया, फिर खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध किया, 26 में पानीपत का, 27 में खानवा का, और फिर 28 में जो है वो क्या बोलते हैं उसका, चंदेली का युद्ध लड़ा था, ठीक है। पानीपत का, खानवा का, चंदेली का युद्ध रहा था। और फिर उसके बाद 28 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि 28 में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी बाबर का। उसके बाद जो है उसका बेटा जो है हुमायूं, उसके शासन व्यवस्था में जो है ये काल आ गया था। तो जब हुमायूं शासन व्यवस्था में आया था तो उसको जो है शेरशाह सूरी ने वहाँ पे चुनौती दी थी दिल्ली में, और 15 साल के लिए जो है उसको शासन व्यवस्था छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब उसका एक अंगरक्षक था, अंगरक्षक का क्या नाम है अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उसका एक अंगरक्षक था, बहुत बढ़िया अंगरक्षक था, जिसको फिर बाद में अकबर ने अपने अंगरक्षक से उसको हटा दिया था। वो अंगरक्षक जो है उसके साथ लड़ा, लेकिन ऐसा वर्तमान में व्यतीत हुआ है कि वो जो है हुमायूं वहां से छोड़ के भाग गया था सल्तनत को, और 15 साल शेर शाह के हाथ में जो है दिल्ली का सल्तनत रहा। फिर जब अकबर 13 साल का था तो वो पानीपत का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। पानीपत का जो है युद्ध लड़ा था, शायद 1556 में हुआ था। और 1556 में जो है वो पानीपत का युद्ध लड़के फिर दिल्ली में जो है मुगल का जो शासन है उस शासन व्यवस्था को पुनः अकबर जो है स्थापित किया। और वो जो युद्ध जीता था अकबर, वो हुमायूं का जो अंगरक्षक था उसका नाम अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उस अंगरक्षक के बदौलत जो है जो वो युद्ध जीता था। हालांकि वो युद्ध नहीं जीत पाता अकबर, क्योंकि वो 13 साल का था। 13 साल में कोई भी लड़का बहुत छोटा होता है, 13 साल में कैसे युद्ध जीत सकता है। तो उसका जो अंगरक्षक था वो बहुत लड़ाई किया और उसी के कारण जो है वो युद्ध जीत पाया, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की समेकित किया और उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। और अकबर जब वहाँ का शासन व्यवस्था को देखा, शासक बना, तो वहाँ जो है वो शेरशाह को शासन व्यवस्था को अपनाया, जो उसके बाबर ने जो बनाए थे शासन व्यवस्था उसको अपनाया, और जो पूर्व काल में बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन या फिर लोधी वंश, उसको अपनाया और फिर उसमें कुछ संशोधन करके दिल्ली पे जो है अपना राज्य स्थापित किया। तो आज का जो हमारा पाठ था दिल्ली का जो इतिहास है 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी से समझ में आ गई होगी। यदि इस पाठ में कोई शंका है तो अवश्य कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, मित्रगणों के पास अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम अध्याय में नए ऐतिहासिक पलों के साथ, नए अध्यायों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।